आज हम पढ़ते हैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित सुमरनी के मनके में जो 3 निबंध हैं उसका तीसरा भाग ढेले चुन लो। इससे पहले हम 2 पढ़ चुके हैं, बालक बच गया और घड़ी के पुर्जे। आज हम पढ़ेंगे ये ढेले चुन लो। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने ये 3 छोटे-छोटे निबंध लिखे हैं सुमरनी के मनके, यानी कि 3 मनके हैं। छोटे हैं लेकिन इनके जो अर्थ हैं बहुत बड़े हैं और गहरे हैं। 3 क्वेश्चंस हमारे सामने मस्तिष्क में ये उभर कर आते हैं या छोड़ दिए जाते हैं लेखक के द्वारा और सोचने पर मजबूर करते हैं। तो 2 के बारे में तो आपको पता ही है, आपने ठीक से अगर वो वीडियो सुनी होगी, समझी होगी तो आपको ठीक से होगा कि पहला जो था वो शिक्षा पद्धति, जो रटन पद्धति थी उस पर व्यंग था। दूसरा धर्म में जो ज्ञान है वो आम जनता तक पहुँचाया जाए, इसके वो पक्षधर थे। और अब है ये जो ब्याह शादी होती हैं, जो वर वधू का जो चुनाव होता है, जो चयन होता है, यहाँ पर एक ढेले ढेले के आधार पर पहले ये ऐसा चलन था कि ढेले चुनकर जो है वधू का चुनाव होता था। और उसी को सामने रखकर ये बताते हैं कि आज भी तो वही पद्धति हम अपना रहे हैं। अगर हमें ये बुरी लगती है ढेले चुन लो, यानी कि ढेले के आधार पर वधु का चुनाव किया जाता है, तो आज भी तो ऐसे ही है। आज हम ग्रहों की चाल देखकर, वो लाखों कोस दूर जो ग्रह हैं, शनिचर, बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र, उन सब ग्रहों की चाल देखकर, जो कि कल्पित है, जो हमने अंदाजा ही तो लगा सकते हैं, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देती, और उस आधार पर हम कुंडलियां बनवाते हैं, उनमें गुण देखते हैं, गुणों का मिलान करते हैं और वर वधु का चुनाव किया जाता है, शादी का मिलान किया जाता है। तो आज के आधार, कल को लेकर इन्होंने आज पर जो है, जो परिपाटी है उस पर व्यंग किया है। तो पढ़ते हैं ढेले चुन लो। लेखक कहते हैं कि शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती हैं। शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, और उसकी जो हीरोइन है वो अपने वर का कैसे चुनाव करती, 3 पेटियों के आधार पर। अब ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो अंग्रेजी नाटक है, इसका हिंदी में अनुवाद किया कि इन्होंने बबुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र। बबुआ उन्होंने प्यार से कहा है, ये वही भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जिन्होंने हिंदी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सहयोग दिया, बहुत बड़ा योगदान है। रामचंद्र शुक्ल जो हैं, जिनके घर के सामने खड़े थे और उनकी बाल बुद्धि जो अंतर नहीं कर पाती थी, और उनके पिता जो हैं इनके नाटक सुनाया करते थे, ये वही भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस का किस में अनुवाद किया, हिंदी में दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु बंगला में किया था, लेकिन फिर ये बाद में हिंदी में भी हुआ। और उसकी जो हीरोइन थी पुरश्री, जो पोर्शिया थी, वो किस में बदल गई, पुरश्री। जैसा आप देखते हैं जो साउथ की जो फिल्में होती है हिंदी में, जब वो परिवर्तित कर दी जाती है, हिंदी वाले जो बनाते हैं, तो नाम बदल जाता है लेकिन कहानी एक ही होती है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक दुर्लभ बंधु और पोर्शिया जो हीरोइन है पुरसरी के सामने 3 पेटियां रखी हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है, यानी कि वर चुनने का स्वयंवर, यानी स्वयंवर यानी कि स्वयं वर का चुनाव करना किस तरीके से है। 3 पेटियां हैं और तीनों पेटियों में से एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति है, यानी कि उसकी जैसी ही मूर्ति उन तीनों में से किसी एक पेटी के अंदर रखी है। अब जो है वर आता है, यानी कि जो राजकुमार है वो आता है और उसको बोला जाता है कि एक इन तीनों में से एक पेटी को चुनो। अक्कड़बाज जो है सोने की चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है, यानी कि सोने की जब वो चुनता है उसमें कुछ होता नहीं है, फिर वो वापस चला जाता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। जो लालची टाइप का होता है वो चांदी की पेटी चुनता है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है। जो सच्चा प्रेमी होता है वो लोहे की पेटी को चुनता है, क्योंकि उसे न सोने से मतलब है न चांदी से मतलब है। और उसी में क्या होती है, पुरश्री की प्रतिमूर्ति होती है, और उस मूर्ति को जब निकाला जाता है, जब उसमें पेटी में मिलती है, तो वो घुड़सवार का इनाम जीतता है, यानी कि उसी की विजय होती है।
फिर है ठीक ऐसे ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। बच्चों, जो ये स्वयंवर की होती, फिर ये वैदिक काल में किस में आ गई है? लॉटरी के रूप में। तो ये जो लॉटरी है ये हिंदुओं में चलती थी, अब रूप परिवर्तित हो गया, यानी कि यहाँ अधिकार किसको दे दिया गया? नर को। और वहाँ पर पहले कैसे था? नारी, यानी कि जब आप देखते हैं राजा महाराजाओं के समय में जो लड़कियां हैं, है ना, वही स्वयंवर, द्रौपदी हैं, इन्होंने जैसे प्रतियोगिता रखी थी। तो पहले जो होता था, एक राज दरबार लगता था और प्रतियोगिताएं कराई जाती थी, और जो प्रतियोगिता को जीतता था, लड़की वहीं पर ही जो राजकुमारी बैठी होती थी और वो उसका वर का स्वयं चुनती थी। वैदिक काल में ये एक लॉटरी के रूप में बदल गई, और रूप बदला कि यहाँ अधिकार किसको दे दिए गए? नर को। इसमें कहते हैं कि जो वैदिक काल में जो नर है वो पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था, यानी कि वो कोई पहेली पूछता था और नारी को बताना पड़ता था। जो लड़का है स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता था। यानी कि जो लड़का होता था, जब वो स्नातक तक पढ़ लेता, ग्रेजुएशन तक पढ़ लेता था, वो नहा धोकर अपने गले में माला पहनकर किसी बेटी के बाप के घर पर पहुँचता था और बेटी एक गो भेंट करता था और बैठ जाता था, और पीछे से वह कन्या के सामने मिट्टी के ढेले रख देता था। कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता था और उससे कहता था कि इनमें से एक उठा ले। कहीं सात, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, नर जानता था ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मिट्टी इनमें है। यानी कि जो ढेले होते थे वो ज़्यादातर सात होते थे, कहीं कम भी होते थे, कहीं सात से ज़्यादा भी होते थे। वो जो ढेले जहाँ जहाँ से उठा कर लाए गए हैं, ये नर को पता होता था और जो लड़की है उसको मालूम नहीं होता था, और यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी। अब लेखक बताता है कि जो ढेले थे वो किस किस जगह के होते थे? वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीजें होती थी। जो ढेले होते थे, एक होता था जहाँ हवन वगैरह होते हैं, वहाँ वहाँ का एक मिट्टी का टुकड़ा उठा लिया। दूसरा होता था कहाँ का? गौशाला, जहाँ पर पशु वगैरह होते हैं, गोबर वगैरह का तो एक डला, वहाँ गोबर वोबर मिलाकर मिट्टी का एक टुकड़ा सा या डला सा बना लिया, ढेला बना लिया। और जो खेत होते हैं, एक ढेला कहाँ? खेत की मिट्टी उठा के बना लिया। और चौराहे की मिट्टी से बना लिया एक ढेला, और एक ढेला कहाँ? मसान। मसान बच्चों, जहाँ जो ये शमशान होता है, तो उसको बोलते हैं मसान। और वहाँ पर लड़की के सामने वो ढेले रख दिया और लड़की से कहा जाता था कि इन ढेलों में से एक ढेला उठा ले। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। आदि यदि जो लड़की है वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगी, गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मिट्टी छूली तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाएगा, जन्म भर जलाती रहेगी। यानी कि वो जो ढेले होते थे और ये नर को पता होते थे, और इनकी भी हर जगह के ढेले की कुछ न कुछ विशेषता होती थी। अगर वेदी का ढेला उठा ले तो ऐसी मान्यता थी, माना जाता था, विश्वास था कि जो लड़की से जो संतान उत्पन्न होगी, अगर वैदिक का ढेला उठा लिया तो वैदिक पंडित होगी, और अगर गोबर का ढेला उठा लिया तो जो संतान है, जो पुत्र उत्पन्न होगा, वो पशुओं का धनी होगा। और अगर कहाँ से खेत का ढेला उठा लिया तो जो संतान है, जो पुत्र होगा, उस लड़की से उत्पन्न भविष्य में आगे जाकर वो जमींदार होगा, उसके काफ़ी ज़मीन होगी, जायदाद होगी, जमींदार होगा। और अगर मसान का ढेला उठा लिया, उस ढेले को अशुभ माना जाता था, क्योंकि आप जानते ही हैं बच्चों, शमशान में जैसे वही रोना पीटना यही सब वो इस तरह का होता है। तो ये माना जाता था कि अगर लड़की ने मसान का ढेला उठा लिया तो घर को क्या बना देगी? मसान के जैसा ही, शमशान घाट के जैसा बना देगी। वही रोना पीटना, कलह कलेश
जीवन भर। जैसे वहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं, इसी तरह से वो लोगों को जलाती रहेगी, खून को जलाती रहेगी। और फिर उस लड़की का विवाह नहीं होता था। अगर वो ढेला उठा लिया तो वो नहीं होता था। और जो विशेषताएं थी हर ढेले की अलग अलग, जिसको जिसकी ज़्यादा वो होती थी कि भाई इस तरह का उसको संतान चाहिए, और उसके आधार पर चयन हो जाता था, लेकिन अच्छा माना जाता था वैदिक उसको। फिर है कि छू ली, यानी कि अगर किसी लड़की ने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं कि उस कन्या का कभी विवाह नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार कोई और लड़का आएगा, वो इसी तरह के ढेले रखेगा और वो मसान की ना उठा करके अगली बार कोई और ढेला उठा ले तो उसका विवाह हो जाता था। तो आगे कहते हैं लेखक, किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से ही ग्रह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे ग्रह सूत्र हैं कि जिसमें ये उल्लेख मिलता है कि ऐसी लॉटरी का उसमें चलन था। वो बताते हैं कि आश्वालायन, गौभील, भारद्वाज जो ये गोत्र हैं उनमें ऐसा ये लॉटरी का चलन था। फिर कहते हैं जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर जस जस बच्चों यश जो प्रसिद्धि सुनकर स्वयंवर करती थी। कि जैसे उन्होंने बताया कि राजपूत की जो लड़कियां होती थी, राजपूते घराने की लड़कियां होती थी, वो कैसे अपना स्वयंवर चुनती थी, वो रूप को देखकर सुंदर है लड़का, या उसकी प्रसिद्धि को, बहुत ही यश है चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि फैली हुई है, तो ऐसे सुनकर वो स्वयं वर का वर्ण करती थी कि भाई मुझे उस वर से, उस लड़के से शादी विवाह करना है। कहते हैं कि वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वर्ण करते थे। वहाँ राजपूतों में क्या था, लड़की वर्ण करती थी वर का, और वैदिक काल में ये ढेले या ये जो है लॉटरी ढेले छुआकर ये स्वयं पत्नी का वर्ण करते थे, जो लड़के होते थे वैदिक काल में। लेखक कहता है कि आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धि मानी है। वो क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ पर, जो व्यंग किया गया है कि ये आप बताइए कि जो जीवन भर जो हमारे साथ रहेगा, जिसे हाँ दोनों को जीवन भर एक दूसरे के साथ रहना है, और उसका चुनाव किस आधार पे किया जा रहा है, मिट्टी के ढेले के आधार पर, ये कितना उचित है। कहाँ की ये समझदारी है, अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। वो कहते हैं कि उस आधार पर ये आज के समय पर लेके आ रहे हैं कि अपनी आंखों से जगह देखी, वहां से वो ढेला बनाया है ना मिट्टी का, और उस पर भरोसा कर लिया। क्यों बुरा है, अगर ये बुरा है, कहते हैं, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बैठे बड़े मट्टी और आग के ढेलों, तो कहते हैं कि जो लाखों करोड़ों कोस दूर जो ये ग्रह बैठे हैं, मट्टी के हैं, जो आग के जो ढेले हैं, बड़े बड़े हैं ना बच्चों, गोल गोल से होते हैं ना, उनमें आग है, सूर्य है, और मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। अब उस आधार पर जो वैदिक काल में मिट्टी के ढेले को कहते ये बुरा है, तो जो इतनी दूर जो ये ग्रह बैठे हैं, ग्रहों की चाल पर, जो शनिचर बिगड़ गया, बृहस्पति ऐसा है ग्रह की, वो राहु है कि इस तरह की जो मांगलिक है लड़की, तो इन ग्रहों की वो चलते हैं, उनकी चाल को मनुष्य के गुणों से जोड़कर, यानी कि उनकी चाल से मनुष्य की जन्म कुंडली बनाई जाती है, और उस जन्म कुंडली को मिलाया जाता है, और वहाँ पर गुण दोष देखकर क्या ये जो हिसाब लगाया जाता है, जो कल्पित हिसाब लगाया जाता है, और उस पर जो भरोसा किया जाता है, क्या ये अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ, बकौल वात्स्यायन के। वो कहते कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ। एक उनका उदाहरण देते कि ऋषि थे, उन्होंने, बकौल यानी कि उनके मुख से उन्होंने इस कहा है, ऐसा अपने मुख से ऐसा बोला है, उन्होंने कहावत कही है उन्होंने कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से।
बच्चों ये जो कबूतर और जो मोर है, 2 पक्षी लिए हैं और उनको अलग-अलग श्रेणी में, जैसे कि मोर को बहुत अच्छी श्रेणी का पक्षी माना जाता है। क्यों? वो पवित्र है, उसका जो पंख है, मोर पंख कृष्ण के जो शीश को सिर को सुशोभित करता है और हम अपने घरों में भी रखते हैं और बड़ा ही अच्छा पवित्र माना जाता है। और जो कबूतर है वो निम्न श्रेणी का माना जाता है, किससे? मोर से। तो वो कहते हैं कि आज अगर कबूतर मिल रहा है, उसे छोड़कर भविष्य में मोर मिलने की कल्पना, जो कि मालूम नहीं है, भविष्य का के बारे में सोचना, वो तो पता ही नहीं है ना। वर्तमान में जो हमारे सामने है तो हमें उस पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमें आंखों से दिख रहा है। तो कहते हैं जो आज दिखाई दे, यानी कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। ये कबूतर और मोर का उदाहरण देके इन्होंने बताया है, आज अच्छा है कल से। आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। फिर आगे कहते हैं कि आज जो हमारे हाथ में पैसा है वो ज़्यादा अच्छा है कल मोहर मिलेगी उससे। वो तो कब मिलेगी? मोहर बच्चों, जो राजा महाराजाओं के जो सोने की गिन्नियाँ होती थी, मोहर जो इनाम वगैरह में देते थे। तो कहते हैं कि आज जो पैसा हमें मिल रहा है वो पैसा हमारे यूज तो हो सकता, हमारे काम तो आ जाएगा। कल का हम सोचें कि ना इस पैसे को नहीं ले रहे, कल हमें मोहर मिलेगी, तो वो सही नहीं है। आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस की तेज पिंड से। वो कहते हैं कि उस तरह से जैसे वात्सायन ने कहा है, आज का कबूतर और आज का पैसा अच्छा है कल के मोर से या मोहर से, तो उसी तरह से आज जो वो ढेले का उन्होंने अपने हिसाब से एक बना रखा चुनाव की प्रक्रिया तरीका, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कहाँ कहाँ से लेके आए हैं और लड़की सामने बैठी चुन रही है। उससे ज़्यादा अच्छे हैं जो देखे ही नहीं, लाखों कोस के जो तेज पिंड हैं, जो ग्रह हैं, उनकी चाल से जो हिसाब लगाकर और चयन करते हैं वर वधु का, तो वो सही नहीं है। उससे तो ये ज़्यादा सही है जो ढेले सामने रखकर चुनाव किया जाता है। आगे कहते हैं बकौल कबीर के, कबीर ने कहा है, पाथर पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़। वो कहते हैं अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं, यानी कि ईश्वर मिलते हैं, तो तू बहुत बड़ा पहाड़ पूज ले। फिर कहते हैं इससे तो चक्की भली पीस का है संसार। यानी कि अभी तू पत्थर पूज रहा है और हरि मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, पूरा जीवन निकल जाता है ना। कि भाई हमें ईश्वर के दर्शन हो, साक्षात्कार हो, साक्षात हम दर्शन करें उनके, और इसी उसमें पत्थर को पूजते पूजते क्या, कौन सी कल्पना आगे जाकर, यानी कि हम आज पत्थर को पूज रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए। पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन आज इससे तो चक्की भली पीस का है संसार। उसी पत्थर से जो चक्की के जो 2 पार्ट बनते हैं, और अभी जो उनके उनमें गेहूं डालकर जो पीसा जाता है, तुरंत क्या निकलता है, आटा बनता है, और उस आटे से संसार का पेट भरा जाता है। तो पत्थर एक ही है, केवल कोरी कल्पना है कि ईश्वर मिलेंगे आगे जाकर, उसको पूज रहे हैं। उससे तो अच्छी वो उसी पत्थर के चक्की के 2 पार्ट हैं, जिनके बीच में गेहूं पीसकर आटा बनता है और उस आटे से संसार का पेट भरा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, कल किसने नहीं देखा, जो आज हमारे सामने साक्षात है, जिसको हम देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो अपनी निर्णय बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेकर, और परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति जो हम लोगों के पास होती है, उसका उपयोग करके हमें जो सामने दिखाई दे रहा है अपनी बुद्धि से, उसी पर हमें अमल करना चाहिए, काम में लाना चाहिए, ना कि केवल भविष्य की कल्पना कर करके हमें आज को खराब करना चाहिए। तो इस तरह से ये 3 व्यंग थे चंद्र शर्मा गुलेरी के।